एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की एक्सियोमेटिक अप्रोच का मतलब जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है आपकी, इवेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी। आपको कोई इवेंट पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक इवेंट है ई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई क्या है? उस पर्टिकुलर इवेंट के फेवर में जितने पॉसिबल आउटकम होंगे वो है, और एन ऑफ एस क्या है? उस इवेंट के या टोटल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दो तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ऑफ ई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1। इसके बीच में प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा, इसके बाहर कभी नहीं जाती। इसमें अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है पी ऑफ एस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 के इक्वल होती है। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है फाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपके पास, उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है, सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। जैसे अपनी एक प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई1, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई1 प्लस पी ऑफ ई2, कोई दूसरी इवेंट है ई2, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई2, पी ऑफ ई3 प्लस ऐसी बहुत सारी इवेंट है एक ही एक्सपेरिमेंट की पी ऑफ ई एन। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हो गई उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की। इन सबका यदि सम किया जाए तो एग्जैक्टली 1 हो जाता है, ना 1 से ज्यादा आएगा और ना ही 1 से कम आएगा। तो ये सब चीजें अपने को अप्रोक्सीमेट एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में यूज करना है। कुछ फॉर्मूले लगेंगे कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी है ये, ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सेट में जो फॉर्मूला था आपका एन ऑफ A यूनियन B वाला, उसी में प्रोबेबिलिटी लगा के लिखती है इसको। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, ये A, ये B और ये यूनियन। इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको ये 4 है, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 आपको पता हो तो चौथी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अगर कभी ये ए और बी इवेंट कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 5 के इक्वल होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दोनों साइड का अगर अपन पी ले ले, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ 5। पी ऑफ 5 की वैल्यू, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 रख दे। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0। अगर आपको कभी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए तो इस फॉर्मूले के अंदर आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 0 रख देंगे, तो आपका पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, केवल इतना ही रहेगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इन चीजों का अपन यूज करेंगे, और कुछ चीजें लगेगी प्रोबेबिलिटी में तो मैं आपको बताऊंगा, उसको बीच में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर तब। ठीक है, तो ये चीजें एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में यूज करना सिंपल है बिल्कुल। फेवरेबल केसेस ऊपर रहेंगे और टोटल केसेस नीचे रहेंगे, जैसे आप 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी का 10th क्लास में करते थे उसी जैसा अपने को करना है। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसके, ये कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने इसके। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस W1 W2, इसको ओमेगा भी पढ़ सकते हैं आप, फिजिक्स में ओमेगा बोलते हैं, अपन W पढ़ लो, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W, ये सैंपल स्पेस और ये उसके सैंपल पॉइंट्स है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी वैलिड असाइनमेंट नहीं है, मतलब सही साठ प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट नहीं है ऑफ सैंपल, ये सैंपल स्पेस है और उसका असाइनमेंट दिया हुआ है। तो ये W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ऐसा ही बोल सकते हैं। ये इवेंट है आपकी और ये उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई, ओमेगा 1 की 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.02 0.06, ऐसे 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असाइनमेंट वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालेंगे। अगर प्रोबेबिलिटीज का सम एग्जैक्टली 1 आ जाएगा
तो वो जो असाइनमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, और अगर 1 से कम आया या ज्यादा आया तो असाइनमेंट उसका वैलिड नहीं होगा। वैलिड मतलब अवैध, वैध नहीं रहेगा, मान्य नहीं रहेगा, मान्य हो जाएगा। तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट, ये वाला ए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज प्लस कर दो सारी प्रोबेबिलिटीज को, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, सबको प्लस करो तो देखो क्या आता है। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, किसी में 2 है किसी में 1 है, तो 2 वाले का जिसके बाद में 1 1 है उसमें आप 1 1 जीरो लगा सकते हो। तो पहले 2 डिजिट वाले को प्लस कर लो, 2 डिजिट वाला ये 1, फिर 3 4 हो गया, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 का जीरो हो जाएगा, ये जीरो कैरी ओवर 1। अब आप जो सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद वाला उसको प्लस कर लो, ये वाला फर्स्ट डिजिट, ये 6, 6 और 2 8, 8 और 0 8, 8 8 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 कैरी ओवर था तो जीरो हो गया। अब 2 डिजिट का डेसिमल लगा लो, 1 बचा आपका, 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा, तो 1.00 आ गया। इसको प्लस करेंगे तो 1.00, या इसको 1 बोल सकते हैं आप, ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, इट इज वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, देयरफॉर इट इज वैलिड असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये प्रोबेबिलिटीज का वैलिड असाइनमेंट है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गया। अगर 1 से कम ज्यादा आ जाएगा तो फिर वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, समझ आया कैसे करना है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन। बी वाला देखिए, ये केवल प्रोबेबिलिटीज है, उसमें यहां भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करो, इसको प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, कितने भी ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और लिखो प्लस 1/7, 7 एलसीएम ले लो, तो ये 7 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 7 टाइम 1, 1 प्लस 1 हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7/7 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये एग्जैक्टली 1 आ गया आपका। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 आ गया, देयरफॉर इट इज आल्सो valid assignment, it is valid assignment of probabilities, therefore it is valid assignment of probabilities। ये वैलिड असाइनमेंट होगा प्रोबेबिलिटी का, एग्जैक्टली 1 आ गया। सी वाला देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सबकी, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकाल लो यहाँ भी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करो सबको, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7, डेसिमल कर एक ही डिजिट प्लस कर लो सबको, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 2 27 प्लस 1 28, 28 एक डिजिट का डेसिमल लगा 2.8 आ गए, 2.8 एग्जैक्टली 1 चाहिए अपने को, देयरफॉर
इट इज नॉट वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिख देंगे इसको, इट इज नॉट वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का वैलिड असाइनमेंट नहीं है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 2.8, अपने को एग्जैक्टली 1 चाहिए। नेक्स्ट देखिए डी वाला। अब डी वाले में डायरेक्ट देखो, एक प्रोबेबिलिटी -0.1 दी हुई और एक -0.2 दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर उसके बीच में होगी, 0 से कम भी नहीं होगी 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। तो इट इज इनवैलिड असाइनमेंट बिकॉज रीजन क्या है इसका कि गिवन टू प्रोबेबिलिटीज, एक प्रोबेबिलिटी ये वाली और एक प्रोबेबिलिटी ये वाली जो है नेगेटिव है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए असाइनमेंट आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। गिवन टू प्रोबेबिलिटीज, लिख देता हूं मैं इसको, गिवन टू प्रोबेबिलिटीज -0.1 and -0.2 आर नेगेटिव, ये नेगेटिव है, therefore it is not valid assignment of probabilities। ये प्रोबेबिलिटीज का वैलिड असाइनमेंट नहीं है बिकॉज इसमें दो प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होना, ना नेगेटिव हो और ना ही ग्रेटर देन 1 हो, 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। ई वाला पार्ट देख लो इसका, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्लियर, इसको देख लो, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज one of the probabilities 15/14 is greater than 1, ये 1 से बड़ी है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना, ये वाली 15/14 वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर देन 1 है, therefore it is not valid assignment of probabilities। ये प्रोबेबिलिटीज का वैलिड असाइनमेंट नहीं है, और अगर किसी ने इसको प्लस भी कर दिया तो वो 1 से बड़ी आ जाएगी तो भी इनवैलिड हो जाएगी। या डायरेक्ट अपने को यही दिख रहा है कि 1 से बड़ी एक प्रोबेबिलिटी, जैसे नेगेटिव दिख रही थी, नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो डायरेक्ट इसी को लिख दी, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 15/14 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इट इज नॉट वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का वैलिड असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है भैया, ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं आपको एक एक नंबर के, या वो जो केस स्टडी उस स्टडी बना के भी दे सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आ सकते, कम से कम एक टेल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। तो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका जा रहा है, तो इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस, पहले में एच आ गया, दूसरे में भी एच आ सकता है, पहले में एच आ गया, दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। ये 4 पॉसिबल आउटकम होंगे, 2 इंटू 2, एक बार फेंकेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरी बार फेंकेंगे 2, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 इंटू 2 4 पॉसिबल आउटकम, दैट इज एन ऑफ एस बोल दो, इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो ये 4 आ गया। एटलीस्ट वन टेल अकर्स, प्रोबेबिलिटी अपने किसकी फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट वन टेल। इस वाली इवेंट को अपन ले लेते हैं, इवेंट लेना पड़ेगा अपने को, लेट ई इज एन इवेंट दैट एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल वाली इवेंट है ये, अकर्स लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन टेल अकर्स, ये इवेंट है।
तो अब कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे इसके पॉसिबल आउटकम? कम से कम एटलीस्ट वन टेल का कम से कम एक टेल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो पहले वाले में एक भी टेल नहीं है, ये नहीं लेना है। यहाँ पर एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, यहाँ एक से ज्यादा टेल है, तो ये तीन केसेस आ जाएंगे। क्या क्या हो गया? एच टी, टी एच और टी टी, ये एटलीस्ट वन टेल, दैट इज एन ऑफ ई। क्या बोल सकते हैं आप? कितने एलिमेंट आ गए इसमें? 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड कर दो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपन ने ये कंसीडर कर लिए, वन टेल अकर वाली, इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, डायरेक्ट रख दो। एन ऑफ ई ये फेवरेबल आउटकम हो गए, और ये एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू है 3 और एन ऑफ एस की वैल्यू है 4। बस ये आंसर हो गया आपका। ये है एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। एक डाई को फेंका जा रहा है, तो 6 पॉसिबल आउटकम होंगे, आपको इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अ प्राइम नंबर विल अपीयर, अ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 विल अपीयर, अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 विल अपीयर, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। चलिए सबसे पहले अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका जा रहा है, तो उसका सैंपल स्पेस ले लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6, दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया? एन ऑफ एस हो गया 6। 6 पॉसिबल आउटकम। अब ये एक एक इवेंट को लेते जाते हैं। अब प्राइम नंबर विल अपीयर, फर्स्ट वाला, तो लेट एक इवेंट ले लेते, कुछ भी ले लो। अब ये 5 इवेंट है, तो ई ले लो सबको, या ए बी सी ऐसा ले लो, या ई ले सकते सबको। ई इज एन इवेंट दैट प्राइम नंबर विल अपीयर, डाई के ऊपर प्राइम नंबर आएगा। तो अब देखो इसमें कौन कौन से आएंगे पॉसिबल आउटकम। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से होते हैं। तो इसमें 2 जो है ये एक प्राइम नंबर है ना? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर, ये 3 प्राइम नंबर है। 3 आ जाएंगे, 2 3 5, दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया? एन ऑफ ई हो गया आपका 3। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई कितना है? 3 और एन ऑफ एस 6। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यही लिख देता हूँ 1/, ये प्रोबेबिलिटी हो गई भैया प्राइम नंबर अपीयर होने की उस डाई के ऊपर। अ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 विल अपीयर, इवेंट ले लो, लेट ई ले लो, कुछ भी एफ जी एच ऐसा भी ले सकते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, या तो नंबर क्या आएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, मतलब 3 आ सकता है और 3 से ग्रेटर। कौन कौन से नंबर हो जाएगा? 3 4 5 6। क्या आ जाएगा इसमें? ई में 3 आ जाएगा, 4 5 और ये 6, उसी में से लेना आपको जो सैंपल स्पेस है उसी में से। दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया? एन ऑफ ई हो गया आपका 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी निकालो डायरेक्ट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी getting a number greater than or equal to 3 will appear n of e upon n of s, n of s। n of e की वैल्यू है अपने पास में 4 और n of s है 6, कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 2/3। ठीक। पार्ट थर्ड, अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब 1 आ सकता है और उससे लेस। इवेंट ले लेते हैं अपन, लेट ई इज एन इवेंट सच दैट, यही लिख लो, अ नंबर
लेस देन और इक्वल टू 1 will appear। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 लेस देन और इक्वल टू 1, 1 को लेना और उससे लेस, तो 1 लिए अपन ने, उससे लेस तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, 1 ही सबसे छोटा है। तो दैट इज एन ऑफ ई क्या हो गया? एन ऑफ ई, एक एलिमेंट आ रहा, 1 आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 1 निकाले अपन ने और एन ऑफ एस 6 है। बस ये आंसर हो गया, 1/6। फोर्थ पार्ट देख लो इसका, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। मोर देन 6, 6 नहीं लेना, 6 से बड़ा, 7 8 9 इस टाइप की। सो इवेंट ले लेते, लेट ई देन इवेंट अ नंबर more than 6 will appear। तो ये 6 से बड़ा कोई नंबर होगा क्या? नहीं होगा। और 5 मोर देन 6, तो 6 तो मैक्सिमम है सबसे बड़ा, उससे कोई बड़ा नंबर नहीं होगा। तो दैट इज एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आया इसमें, 0। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की वैल्यू 0 और एन ऑफ एस 6, 0 को 6 से डिवाइड करें तो 0। ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ऐसी कोई इवेंट नहीं होगी जिसमें 6 से बड़ा नंबर आएगा। एक आखिरी पार्ट है इसका, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से लेस नंबर, तो इवेंट ले लेते हैं अपन ई सच दैट, यही बार लिख देंगे, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। 6 से लेस नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, और ये बस 5 ही आएगा, 6 नहीं लेना है। 6 से लेस है सारे के सारे नंबर, दैट इज एन ऑफ ई इज इक्वल टू 5। 5 नंबर है जो 6 से लेस है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस, एन ऑफ ई की वैल्यू है 5 और एन ऑफ एस 6। बस ये आंसर हो गया आपका। देखिए एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ए पार्ट है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो उसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे। बी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। कार्ड जो है वो एस ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स का एस है या काले पान का इक्का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, और सेकंड है कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो ये तीनों क्वेश्चन में जवाब देना अपने को, पहले एक एक लेते जाते हैं। 52 कार्ड्स के पैक में ए वाला जो पार्ट है आपका, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे। देयर आर 52 पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस। 52 कार्ड्स है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 होंगे, तो वही आपके सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे सैंपल स्पेस में। तो इसको लिख देते हैं हम, देयर आर 52 पॉइंट्स, 52 पॉइंट्स are in the sample space, are in the sample space। इसके सैंपल स्पेस में 52 पॉइंट्स होंगे बस। अब बी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है बी वाले में। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स is equal to 52, that is n of s is equal to 52 बोल सकते हैं आप, है ना। एक इवेंट सपोज कर लेते हैं अपन, एस ऑफ स्पेड वाली, लेट ई
is an event that S of spade, S of spade, काले पान का इक्का, एस ऑफ स्पेड्स, एक ही रहेगा काले पान का इक्का, तो ओनली वन एस ऑफ स्पेड इन ओनली वन एस ऑफ स्पेड्स, केवल काले पान का इक्का एक ही होता है, ओनली वन एस ऑफ स्पेड्स, काले पान का केवल एक ही इक्का होगा, दैट इज एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपने पास में ये फेवरेबल आउटकम भी आ गया एन ऑफ ई और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी एन ऑफ एस, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोले तो वही एस ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ई की वैल्यू 1 और एन ऑफ एस 52, 1 अपॉन 52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट है, क्या बोल रहा है सी वाला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, और ब्लैक कार्ड जिसका फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट, इसको इवेंट ले लेते हैं अपन फर्स्ट वाले के लिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड एन ऑफ एस तो 52 है, ई ले लो, ई इज एन इवेंट एन एस, तो कितने एस होते हैं, देयर आर 4 एसेस, 4 इक्के होते हैं, देयर आर 4 एसेस, दैट इज एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एन ऑफ ई 4 हो गया। अब एन ऑफ ई आ गया अपने पास में, एन ऑफ एस भी है, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ई 4 और एन ऑफ एस 52, कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 अपॉन 13, क्या आ गया 1 अपॉन 13, ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी उस कार्ड के एस होने की। अब एक और है इसका, इसी का सेकंड, क्या बोल रहे हैं, ब्लैक कार्ड, वो जो कार्ड निकाले वो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड वाली इवेंट को कुछ भी ले लो, एफ ले लेते हैं, लेट एफ इज एन इवेंट ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, ये ब्लैक कार्ड वाली इवेंट ले लिया। तो कितने ब्लैक कार्ड होते हैं, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, तो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स 26 ब्लैक कार्ड्स होती है, कार्ड्स लिखा है ना, सो दैट इज एन ऑफ एफ, क्या हो गया 26 हो गया, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई आपका 26 और टोटल कार्ड 52 है, 26 2 जा 52, सो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/2, ये 1/2, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, a fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed, find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and 12। अब फेयर कॉइन, एक फेयर कॉइन जिसमें एक साइड में हेड रहता है एक साइड में टेल रहता है, विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस, एक फेस पे उसके 1 मार्क कर दिए हेड के प्लेस पे या टेल के प्लेस पे, एंड 6 ऑन द अदर फेस, मतलब कॉइन के अंदर 1 और 6 है, हेड टेल के प्लेस पे 1 और 6 मार्क कर दिए, द अदर 6 ऑन अदर एंड अ फेयर डाई, फेयर डाई 1 2 3 4 5 6 रहते हैं उसके अंदर, आर बोथ टॉस्ड, इन दोनों को टॉस करना, एक क्वाइन जिसके ऊपर 1 और 6 मार्क्ड है, हेड के प्लेस पे 1 और टेल के प्लेस पे 6, या टेल के प्लेस पे 1 और हेड के प्लेस पे 6 ऐसा मार्क्ड है, और एक फेयर डाई, दोनों को रोल कर रहे हैं। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 3 आए या 12 आए, उन दोनों के ऊपर, क्वाइन के ऊपर और डाई के ऊपर जो नंबर्स का सम है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 12 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना। तो पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं अपन, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, S मान लीजिए
कॉइन के ऊपर 1 आ गया, तो डाई के ऊपर भी 1 आ सकता है, 1,1। कॉइन के ऊपर 1 आया, डाई के ऊपर 2 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 1 आया, डाई के ऊपर 3 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 1 आया, डाई के ऊपर 4 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 1, डाई के ऊपर 5 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 1, डाई के ऊपर 6 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 6 आया, डाई के ऊपर 1 आ सकता है। कॉइन के ऊपर 6, डाई के ऊपर 2। कॉइन के ऊपर 6, डाई पर 3। कॉइन के ऊपर 6 आ गया और डाई पर 4 आ गया। कॉइन पर आ गया 6, डाई पर 5 आ सकता है। कॉइन पर 6 आया, डाई पे 6 आ सकता है। बस इतने पॉसिबल आउटकम बनेंगे। पहले वाली जो क्वांटिटी है ये कॉइन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 1 1 1। और जो दूसरी वाला ये 6 6 6 6 6 6, ये क्वाइन वाला है। और जो दूसरा वाला जो डिजिट है वो डाई का है। अब हमको क्या कितने हो गए ये सैंपल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज n of s इज इक्वल टू 12। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 12 आ गए। अब क्या बोल रहे हैं, सम जो है वो 3 आना चाहिए। तो इवेंट को ले लेते हैं अपन ऐसा, फर्स्ट लेट ई एक इवेंट ले लेते हैं। सम ऑफ नंबर्स इज 3, सम ऑफ नंबर्स इज 3। दोनों के ऊपर नंबर्स का जो सम है वो 3 आना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस है, देख लो 3 सम आने वाला। ये दिख रहा है आपको 1,2, बस एक ही आएगा 1,2, इसी पे होगा 3, बाकी तो सब 3 से ज्यादा और ये 3 से कम है, तो 1,2। तो दैट इज एन ऑफ ई कितना हो गया, 1 हो गया। बस डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 वाली इवेंट को ई लिए, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन, ये फेवरेबल आउटकम हो गए और ये टोटल आउटकम हो गए। एन ऑफ ई की वैल्यू है 1, एन ऑफ एस है 12, 1/12 आपका आंसर हो गया। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो गई। सेकेंड पार्ट है इसका, क्या बोल रहा है कि सम जो है वो 12 आना चाहिए। तो इस इवेंट को एफ ले लेता हूं मैं, एफ एन इवेंट सम ऑफ नंबर्स इज 12, सम ऑफ नंबर्स इज 12। तो क्या क्या आ जाएंगे 12 सम वाले, देखो ये 6,6, यही होगा 12, बाकी फिर उससे कम है 6,6, एक ही आउटकम है इसमें 6,6 जो सम 12 को शो करेगा। दैट इज एन ऑफ एफ, कितने सैंपल पॉइंट है इसमें, 1 ही आया, एक। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12 पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। वैल्यू रख दो, एन ऑफ एफ की वैल्यू है 1 और एन ऑफ एस है आपका 1/12। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 आ गई। सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 और सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो वुमन होगी। देयर आर 4 men and 6 women, 4 मैन है और 6 women है, काय में, सिटी काउंसिल को, सिटी काउंसिल बनी होगी नगर परिषद कोई, उसके अंदर 4 मैन है और 6 women. If one council member is selected for a committee at random, उस कमेटी में से एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, हाउ लाइकली मतलब उसके कितने चांसेस है कि इज इट दैट इट इज अ वुमन, तो वो वुमन होगी या वो महिला होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो एन ऑफ एस क्या हो गया इसका, एन ऑफ एस 4 मेन प्लस 6 वीमेन, तो कितना हो गया ये 6 और 4 10 हो गए, टोटल 10 मेंबर्स है उसके अंदर। अब अपने को विमेन की प्रोबेबिलिटी निकालना, वुमेन की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो एक इवेंट ले लेता हूं मैं ई, लेट ई इज एन इवेंट दैट अ वुमन, कि वो जो सिलेक्टेड मेंबर है वो एक वुमन है। तो इसका एन ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका,
सो एन ऑफ ई हो जाएगा आपका, वुमन के फेवर में कितने हैं, इसमें कितनी वुमन है 6, तो एन ऑफ ई आपका 6 हो गया। अब फेवरेबल केसेस आ गए आपके 6 और टोटल केसेस 10 है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देयरफॉर probability of E or probability it is likely is it that a woman and P of E is equal to N of E upon N of S, N of E upon N of S, N of E की वैल्यू 6 है और N of S 10, इसको कट कर लो 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्या आ गया टोटल 3 upon 5, 3 upon 5 होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो सिलेक्टेड मेंबर है 1 वो एक वुमन है, 3 अपॉन 5 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। देखिए क्या हो रहा है, एक फेयर कॉइन को टॉस किया जा रहा है 4 टाइम, 4 बार उसको टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 16 होंगे। एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, अगर 4 बार टॉस करने में हर एक बार हेड आता है तो एक बार हेड में वो ₹1 जीत जाता है। एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप, और अगर टेल आ गया तो वो ₹1.5 हार जाता है। हेड आएगा तो ₹1 उसको मिलेगा या जीतेगा, वो विन करेगा, और टेल आएगा तो वो ₹1.5 1.50 मतलब ₹1.5 हार जाएगा। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। क्या करना है, फॉर द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव, आपके पास में कितना डिफरेंट अमाउंट होगा आफ्टर 4 टॉसेस, जब पूरी 4 टॉस कंप्लीट हो जाएगी तो कितना जीते कितना हारे। हेड के लिए ₹1 मिलेगा, टेल के लिए ₹1.5 कट हो जाएगा, तो आपके पास में कितना अमाउंट होगा किसके बाद 4 टॉसेस के बाद, और एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट, जितना अमाउंट होगा आपका आपके पास उसकी आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ ये क्वेश्चन को, तो ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। पहले हमको वो अमाउंट डिस्कस करना पड़ेगा कि 4 टॉस में वो कितना जीतता है और कितना हारता है। हेड आने पे ₹1 मिलेगा उसको और टेल आने पे ₹1.5 उसकी जेब से चला जाएगा। तो 4 टॉसेस के बाद में उसके पास में जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट की आपको बाद में प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। तो पहले अपने को अमाउंट निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। मतलब यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो फेवरेबल आउटकम्स अपने रहते हैं ऊपर, उसके लिए अपने को अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो अमाउंट किस केसेस के अंदर आता है उसको अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करेंगे। टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, इसके टोटल केसेस आपके 16 है, क्योंकि अपन कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं। चलिए देखिए अब एक एक इसको लिखता हूँ, लिखने से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये होगा। अब मान लीजिए एक कॉइन को 4 बार टॉस करना है, तो एक बार फेंके तो हेड आ गया, 2 बार फेंके दूसरी बार टॉस किए तो भी हेड आ गया, तीसरी बार में भी टॉस करे तो हेड आ गया, चौथी बार में भी टॉस करे तो चारों बार में हेड आ गए, तो हर एक हेड के लिए उसको ₹1 मिल रहा था। एक केस ऐसा बन जाएगा। अमाउंट फॉर 4 हेड्स, अमाउंट फॉर 4 हेड्स, अगर मान लीजिए चारों हेड आ जाते हैं, पहली बार में हेड, दूसरी में हेड, तीसरी में हेड, चौथे, उसके बाद कितना पैसा होगा, ₹1 into 4, ₹1 एक हेड का मिल रहा तो 4 हेड के ₹4 मिल जाएंगे, तो ₹4 आ जाएगा। इतना है उसके पास, अगर चारों हेड आ जाते हैं तो वो इतना अमाउंट जीत गया, ₹4 है उसके पास में। बाद में इस ₹4 की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे अपन, बाद में निकाले, अभी पहले पूरा अमाउंट डिस्कस कर ले कि 4 टॉस के बाद में उसके पास अमाउंट कितना हो। अब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि एक बार फेंके तो हेड आया, दूसरी बार फेंके तो हेड आया, तीसरी बार फेंके तो हेड, 3 बार हेड अगर एक बार टेल आ सकता है। तो अमाउंट, इसका अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट फॉर 3 हेड्स एंड 1 टेल, 3 हेड आए और एक टेल आया, तो 3 हेड का कितना मिलेगा उसको, ₹1 एक हेड का मिलता है, 3 हेड के ₹3 मिलेंगे, और एक टेल का उसको ₹1.5 माइनस करना पड़ेगा, वो चला जाएगा उसकी जेब से, तो माइनस एक टेल का ₹1.5 into 1, ऐसा एक आया आपका हेड तो 1.5 into 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये ₹3 हो जाएंगे, ₹3 में से ये ₹1.5 माइनस करेंगे तो ₹1.50 आएगा।
अगर 3 हेड आते और 1 टेल आता तो उसके पास में सिर्फ 1.5 रुपए बचेगा। 3 रुपए वो जीता था और 1.5 रुपए वो हार गया। 3 हेड के 3 रुपए मिले और 1 टेल का उसको 1.5 रुपए चला गया, तो उसके पास में 1.5 रुपए बचे। इस 1.5 रुपए की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन आगे। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि 2 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए। अमाउंट फॉर 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो देखो ₹1 मिलता है 1 हेड का, तो 2 हेड के 2 रुपए मिल जाएंगे। अब 2 टेल का जाएगा उसका, तो ₹1 टेल का 1.50 जाता है, तो 2 का इंटू 2 कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये ₹2 हो गया। 2 माइनस रुपीज 1.5 15 दूनी 30 है ना, तो ये ₹3 हो जाएगा। ₹3 आ गया। ₹2 माइनस ₹3 करेंगे तो माइनस ₹1, ये नुकसान में चला गया, माइनस ₹1 आ रहा, -1 रुपए। ये अमाउंट नुकसान हो गया उसको, -1 रुपए की भी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना पड़ेगा बाद में। अब ऐसा हो सकता है कि 2 हेड के बाद में 1 हेड आए और 3 टेल आ जाए। अमाउंट फॉर 1 हेड, एक ही हेड आया, एंड 3 टेल आ सकते हैं 4 बार में। 3 टेल्स क्या हो जाएगा इसका? ₹1 एक हेड का, और एक ही बार आ रहा हेड, ये माइनस करना पड़ेगा टेल वाला। ₹1.50 मिलता है उसको, और इंटू 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये ₹1 माइनस 15 3 ₹4.50, 4.5 रुपए हो गए। 1 में से 4.5 रुपए माइनस करेंगे तो माइनस ₹3.50, ₹3.50 इसका नुकसान हो गया, माइनस का साइन है सामने। अब ऐसा हो सकता है कि एक भी हेड नहीं आया, 0 हेड, चारों के चारों टेल आ गए। अमाउंट फॉर 4 टेल्स, अमाउंट फॉर 0 हेड बोल सकते हैं अपन, या डायरेक्ट 4 टेल बोल देता हूं। 4 टेल्स के लिए आपका नुकसान ही हो रहा है उसका, माइनस ₹1.50 इंटू 4, 15 चौक 60, तो माइनस ₹6, ₹6 का नुकसान हो गया उसको, है ना, -6। इतना अमाउंट है भैया 4 टॉस के बाद में। होगा, समझ में आ रहा? 4 हेड से शुरू किया मैंने और 0 हेड पे लाके खत्म किया। अब ये जो अमाउंट आया आपके पास में, -6 -3.5 -1 1.50 और ये ₹4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको कैलकुलेट। इतना पार्ट समझ में आया आपको? ये एक पार्ट हुआ इसका, ये हो गया। From the sample space, how many different amounts of money you can have after 4 tosses? After 4 tosses के बाद ये वाला different amount अपने पास में होगा, ₹4, 1.5, ये -1 रुपए, -3.5 और ये -6। अब इसका probability of having each of these amount, इस सारे अमाउंट की आपको probability निकालना है। तो अब इसके लिए आप पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं 4 कॉइन को टॉस करने का। सैंपल स्पेस एक कॉइन को 4 बार टॉस करने का ना, एस इज इक्वल टू, एक कॉइन को जब 4 बार टॉस करेगी, एक कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम है, दूसरे में फिर 2 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पॉसिबल आउटकम लिखना पड़ेगा। तो 16 लिखता हूँ मैं। 16 कैसे लिखते हैं अपन? एच टी 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 एच, काउंट करो 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और लिखो टी, हो गया 16। अब इसको डबल कर दो सेकेंड रो, 2h 2t 2h 2t 2h 2t 2h और 2t। फिर थर्ड वाले में 4 टाइम कर दो, 4h 4h h h h 4h की तो 4 टेल कर दो, 1 2 3 और ये 4, 4h 2 3 4, 4 टेल कर दो, 1 2 3 4। और चौथे वाले में चौथे बार फेंक रहे, इसको डबल कर, 4h का 8h कर दो, 8h कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टेल कर दो, 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8, ये पॉसिबल आउटकम आ गए आपके। दैट इज कितने, दैट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 16। ये लिख लिया मैंने 16। आप एक रो में भी लिख सकते हो, आपको लिखना तो ये मैं उसी टेक्निक से लिखता हूँ, डबल करने वाली से। अब अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, ये 4 रुपए जीतता है पहले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। ये 4 रुपीस की, फिर ये 1.50 की, फिर ये -1 की, फिर -3.50 की और -6 की। इतने अमाउंट की प्रोबेबिलिटी निकालना आपको। तो पहले प्लस वाला रहेगा तो उसमें विन करेगा वो, यहाँ पे विन कर रहा है, इसमें विन कर रहा है, यहाँ लूज हो रहा है, यहाँ लूज कर रहा है, यहाँ पे लूज कर रहा है। विनिंग और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। जहाँ माइनस साइन है उसमें लूजिंग और जहाँ प्लस साइन है वहां पर विनिंग। तो पहले 4 रुपीज है, प्लस वाला 4 रुपीज है तो यहाँ पे जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4। इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 16। और 4 रुपए जब उसने विन किया था, हेड कितने आए थे इसमें, 4 हेड। ठीक है, 4 हेड थे। अब देखो इसमें 4 हेड वाले कितने केस है, 4 हेड वाला एक ही केस है 4 हेड वाला एक ही केस। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 हो गए। तो 1/16 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर वो 4 रुपए जीत जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 रुपए जीतने की या 4 रुपीज विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्या किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 को नीचे रखा। अब 4 रुपये जीतने के लिए 4 हेड आए थे तो 4 हेड वाला एक ही केस है इसके अंदर, तो ये 1/16। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.50, प्लस वाला है इसलिए विनिंग होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹1.50। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 16 है। अब देखो कि 1.50 के लिए क्या था, 1.50 उसको कब मिला, जब 3 हेड और 1 टेल। तो 3 हेड और 1 टेल वाले कितने केस है इसमें, 3 हेड और 1 टेल वाले केस काउंट करना है। 3 हेड और 1 टेल वाले, ये देखो 3 हेड है और 1 टेल है, एक इसमें भी 3 हेड और 1 टेल है, 2 इसमें 2 है। ये 3 हेड और 1 टेल 3 हेड और 1 टेल वाले ढूंढना है। ये 3 हेड और 1 टेल और ढूंढो 3 हेड और 1 टेल, बस इतने ही है। कितने ये पिंक वाले देखो, 1 2 3 4, 4 है तो ये 4/16, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। 1.5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 1 रुपए वो -1 रुपीज आ रहा, मतलब लूजिंग। इस -1 रुपीज आ रहा मतलब इसमें हारने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लूजिंग 1 रुपीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1, माइनस के साइन को लूजिंग बोल दिया मैंने, और ₹1, 1 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 16 है। अब देखो 1 रुपए वो हारा था तो क्या सिचुएशन थी, 1 रुपए हारा था तो उसमें 2 हेड और 2 टेल वाले देख लो केस कितने हैं, 2 हेड और 2 टेल वाले केस। कलर में ये ब्लू वाला, 2 हेड और 2 टेल वाला देखना है। 2 हेड, ये तो 3 हेड वाले थे, 2 हेड वाला एक ही हो गया, 2 हेड और 2 टेल एक। ये भी 2 हेड 2 टेल है, 2 2 हेड 2 टेल 3, 2 हेड 2 टेल 4, 2 हेड 2 टेल 5, 2 हेड 2 टेल 6, बस 6 है। 2 हेड और 2 टेल वाले 6 केसेस है, देख लो 6 ही होना चाहिए है। 2 हेड और 2 टेल वाले 6 केसेस, इसको कट कर लो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ये क्या आ गया 3/8। उसके 1 रुपए हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या था, नेक्स्ट वन है कौन सा अमाउंट, -3.50, मतलब ये हार रहा है, लूजिंग 3.50, 3.5 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.50, 3.50 हारने की प्रोबेबिलिटी। टोटल पॉसिबल आउटकम 16 है। देखो वो कब हारा था, कैसे हारा था वो, 3.5 रुपए। एक हेड और 3 टेल वाले केस, एक हेड और 3 टेल वाले देख लो। एक हेड, ये जो जो जिस पे लगा के उसको छोड़ देना। एक हेड देखो यहाँ पे, एक हेड और 3 टेल 1, यहाँ पे एक हेड और 3 टेल 2,
एक हेड और 3 टेल 3, एक हेड और 3 टेल 4, ये 4 केसेस में वो 3.5 रुपए हार रहा है। 4/16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 1/4। जब वो 3.5 रुपए हार जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और बचा है आपका एक केस, -6 मतलब 6 रुपए हार रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6। 6 रुपीज हारने वाले केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 16 है। अब देखो 6 रुपीज कैसे हारा था, वो कैसे हारा था 6 रुपीज, 4 टेल्स आ गए थे। तो 4 टेल्स वाले कितने केस है इसमें देख लो, 4 टेल वाला एक ही केस है आपका ये वाला, तो 1 पॉसिबल आउटकम 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी। बस ये आंसर हो गया आपके। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। जो अमाउंट थे, कितने अमाउंट आए थे, 5 अमाउंट आए थे, 1 2 3 4 5, ये पांचों अमाउंट की प्रोबेबिलिटी। ऐसा वेरी नाइस क्वेश्चन है ये, आ गया अगर आपको तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 कॉइन को एक साथ में फेंका जा रहा है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 पॉसिबल आउटकम होंगे। 3 हेड आने की, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ये सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए पहले मैं इसका सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 3 कॉइन को एक बार फेंका जाता है। 3 coins are tossed once, 3 कॉइन को इकट्ठे एक बार फेंक दी। 3 कॉइन को एक बार फेंको या एक कॉइन को 3 बार फेंको, दोनों का मतलब एक ही होता है। इससे सैंपल स्पेस क्या होगा, 8 पॉसिबल आउटकम लिखना है आपको। एच टी एच टी एच टी एच टी, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको डबल कर दो, एच को 2H 2T 2H 2T, और डबल कर दो, 2 के 4H कर दो, H H H H 4H 4T कर दो, T T T T। ये हो गए आपके 8 पॉसिबल आउटकम। दैट इज n ऑफ s इज इक्वल टू 8। ये 8 पॉसिबल आउटकम लिख दिए मैंने। आप चाहते हैं कि लाइन में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एक एक प्रोबेबिलिटी लेते जाते हैं अपन। 3 हेड आने वाली, फर्स्ट 3 हेड वाली इवेंट को कुछ भी ए से ले लेते हैं, ABCD, या ऐसा ले लेंगे, या फिर सबको यही ले लो, ABCD ले लेते हैं। ए इवेंट दैट 3 हेड्स, तो n ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हेड वाले केस लिख लो इसमें कितने हैं। तो 3 हेड वाले कितने केस है, एक ही केस है 3 हेड वाला, ये ट्रिपल एच, एच एच एच, दैट इज n ऑफ ए कितना हो गया, n ऑफ ए हो गया 1, एक केस आया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड्स, 3 हेड लिख लो या P ऑफ ए लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स 1/8, एक फेवरेबल केस और टोटल केसेस 8 है, तो 1/8। सेकंड क्या, 2 हेड्स, लेट बी इज एन इवेंट दैट 2 हेड्स। देख लो 2 हेड्स वाले कितने केस है इसके अंदर, 2 हेड्स वाले देखो 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड, 2 2 2 हेड 1 टेल, बस 1 2 3 है, 2 हेड वाले 3 केस। लिख लो इनको, टी एच 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 टी एच और एच एच टी, 2 हेड वाले केस है, कोई छूटना नहीं चाहिए। दैट इज कितने हो गए ये, दैट इज 1 2 3, दैट इज n ऑफ b, बोल लो n ऑफ b इज इक्वल टू 3, n ऑफ b इज इक्वल टू 3 है। प्रोबेबिलिटी लिख दो इसकी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, n ऑफ b भी लिख सकते हैं आप उसको, 3/8, ये आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड वन क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड वाली इवेंट को ले लेता हूं मैं, C इज एन इवेंट एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड,
कम से कम 2 हेड आने वाले केस, देखिए कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होता है, 2 हेड आए या 3 हेड आए। 2 हेड आपको कम से कम दिखना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा 3 हो सकते हैं। देखो कम से कम 2 हेड, पहले वाले में देखो कम से कम 2 हेड है, एच एच, कम से कम 2 हेड है इसके अंदर। इसके अंदर देखो इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें नहीं, इसमें भी कम से कम 2 हेड है। कम से कम 2 हेड वाले 1 2 3 4 केस हो गए ना, चारों को लिख लो, एच एच एच, टी एच एच, और एच टी एच, और एक और है एच एच टी, एच एच टी। कितने हो गए, ये 4 हो गए। दैट इज n of c is equal to 4, therefore probability of at least 2 heads, at least 2 heads is equal to total number of outcome 8, favorable outcome 4, 4 upon 8 या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 upon 2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 अपॉन 2 हो गई प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड की। ध्यान से करना भैया। अब अगला क्वेश्चन के लिए मैं इसको उधर ले लेता हूँ। फोर्थ वाला है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकते, 3 हेड नहीं होना चाहिए। तो इस इवेंट को अपन डी ले लो, लेट डी इज एन इवेंट एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैंने आपको बताया क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। यहां देखना, पहले वाले में देखो 3 हेड है, अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, यहाँ देखो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, एक इसमें भी 2 हेड है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में आता है, इसमें 1 हेड है, 1 हेड हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, कम से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में 1 आ जाता है, इसमें भी 1 हेड है, और इसमें 0 हेड है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि 3 हेड नहीं होना चाहिए, 0 हेड हो सकता है, 1 2 इतने हेड, 3 नहीं होना चाहिए। तो एक केस आपका छूट जाएगा ये वाला। ये कितने हो जाएंगे, ये 7 है। ये पूरे को लिख दो यहाँ पर, टी एच एच, एच टी एच, टी टी एच, एच एच टी, टी एच टी, एच टी टी, और टी टी टी। सब में देख लो आप, एटमोस्ट 2 हेड से ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा, 2 से कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 1 n of d is equal to 7, therefore probability at most 2 heads, at most 2 heads वाले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 है, और ये 7, ये 7 अपॉन 8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फिफ्थ नंबर का देखिए, नो हेड्स। नो हेड्स मतलब कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, हेड होना ही नहीं उसके अंदर, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, नो हेड। तो इस इवेंट को अपन ई ले लेते हैं, ई एन इवेंट नो हेड। नो हेड का मतलब ओनली टेल। तो कितने केसेस हो जाएंगे इसमें देखो, इसमें तो हेड है, ये नहीं ले सकते, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है कोई हेड। एक ही केस है टी 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 वाला, टी टी टी, ये है आपका नो हेड्स का केस। कितना, ये एक ही है, दैट इज एन ऑफ ई, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, टोटल केसेस 8 है, फेवरेबल केसेस 1, तो 1 अपॉन 8 हो गया नो हेड की प्रोबेबिलिटी। चलो इसका नेक्स्ट वाला देख, सिक्स्थ वाला देखिए, 3 टेल्स। 3 टेल मतलब ये 3 टेल, एक ही केस है ये, एफ इवेंट ले लो इसको, लेट एफ इज एन इवेंट 3 टेल्स, और 3 टेल्स वाले एक ही केस है आपका। देखो इसी में है 3 टेल, दैट इज एन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of 3 tails
टोटल केसेस 8 हैं और फेवरेबल केसेस 1, तो 1/8 आपका ये भी हो गया। 3 टेल्स वाले की प्रोबेबिलिटी भी 1/8। चलिए ये ले लिया मैंने। एग्जैक्टली 2 टेल मतलब 2 टेल होना चाहिए एग्जैक्ट, ना 2 टेल से कम हो और ना ही 2 टेल से ज्यादा। एफ तक ले लिए थे अपन ने, इसको जी ले लो। लेट जी इज एन इवेंट exactly 2 tails, exactly 2 tails। देख लो इसमें exactly 2 tails वाले कौन कौन है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक ही टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ है 2 टेल। ये टी 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 एक हो गया आपका, टी 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 एच, एग्जैक्टली 2 टेल है। उसके बाद इसमें एक ही टेल है, इसमें है 2 टेल, टी एच टी, टी एच टी। उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें है आपके 2 टेल्स, एच टी टी, एच टी टी। और लास्ट वाले में 3 टेल है, अपने को एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए, तो बस इतने ही आएंगे। कितने होगा ये, 1 2 3, दैट इज n of g is equal to 3। so therefore probability, exactly 2 tail probability that exactly 2 tails, exactly 2 tails की probability, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है और ये फेवरेबल आउटकम 3/8 हो गया, एग्जैक्टली 2 टेल की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 8 वाला नो टेल, जी ले लिए थे अपने, एच ले लो। लेट जी एच नो टेल, तो नो टेल वाले केस देख लो, टेल नहीं होना चाहिए। ये है 3 हेड, इसमें टेल नहीं है। एक तो आ गया एच एच एच। उसके बाद इसमें टेल है, ये भी ले सकते, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल, इसमें टेल, सब में टेल है, तो एक ही केस आएगा, एच एच एच, दैट इज n of h is equal to 1। so therefore probability of getting no tail, नो टेल के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 8 और फेवरेबल आउटकम 1, 1/8 हो गया आपका। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, 2 से ज्यादा, कम हो सकते 3 टेल नहीं होना चाहिए, 2 टेल तक। 2 टेल हो सकता है, 1 टेल हो सकता है, 0 टेल भी हो सकता है। एच ले लिए थे, आई ले लो। लेट आई is an event that at most 2 tails, at most 2 tails। देख लो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, at most 2 tails, इसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये आ जाएगा at most 2 tail में, ये वाला फर्स्ट वाला। उसके बाद इसमें एक टेल है, ये भी आ जाएगा at most 2 में, टी एच एच। उसके बाद ये थर्ड वाला देखो, इसमें एक टेल है, ये भी आ जाएगा आपका at most 2 टेल में, एच टी एच। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये टी टी एच, इसमें 2 टेल है, ये आ जाएगा एटमोस्ट 2 टेल में आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे वाला एच एच टी, इसमें एक टेल है, ये भी एटमोस्ट 2 में आ जाएगा, एच एच टी। उसके बाद में इसमें 2 टेल है, ये भी आ जाएगा एटमोस्ट 2 टेल में, टी एच टी। और उसके बाद में ये सेकंड लास्ट वाले में 2 टेल है, ये भी आ जाएगा एटमोस्ट 2 टेल में, एच टी टी। और लास्ट वाले में 3 टेल है, ये नहीं आएगा एटमोस्ट में, एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकते हैं, इतने ही केसेस आएंगे। दैट इज कितने हो गए ये, एन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। so therefore probability that at most 2 tails, at most 2 tails की probability, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है, फेवरेबल आउटकम 7। ये आपके आंसर्स हो गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, if 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not a। ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/11, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ए निकालना है। ये ए की प्रोबेबिलिटी है, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ए है, तो पी ऑफ नॉट ए आपको कैलकुलेट करना है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/11, सो आपको कैलकुलेट करना है पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला है, किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। सेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, बार भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं उसके, इज इक्वल टू 1। वैल्यू रखते हैं उसके अंदर, पी ऑफ ए 2/11 है, प्लस पी ऑफ नॉट ए अपने को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1। ये 2/11 को शिफ्ट कर लो उधर, तो पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2/11। एलसीएम ले लो इधर, 11 एलसीएम, ये 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 9/11, ये आपका आंसर हो गया 9/11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवेल और सेकंड है कॉन्स्टेंट। एक वर्ड है एसेसिनेशन, एसेसिनेशन ये अपना कॉम्बिनेशन परमुटेशन में भी आया था। एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी का मर्डर करने के लिए कोई प्लानिंग करना, कोई षड्यंत्र रचना, किसी का वध करने के लिए, हत्या करने के लिए कोई प्लानिंग की जाती है या कोई षड्यंत्र रचते हैं, कोई ट्रिक यूज करता है कोई, उसको कहते हैं एसेसिनेशन। तो एसेसिनेशन एक वर्ड है, इसके लेटर्स को चूज करके आपको वो जो लेटर होगा वो वॉवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो पहले वर्ड लिख लेता हूं मैं, क्या है वर्ड एसेसिनेशन, ए डबल एस, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। काउंट कर लो इसमें कितने थे अपन ने, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट इज 13 लेटर्स है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 है, 13 लेटर्स इस वर्ड के अंदर, 13 लेटर्स है। वॉवेल्स छाट लो इसमें से, अपने को वॉवेल की और कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। वॉवेल्स कौन कौन से वॉवेल हो गए देख लो, ए आई ओ, इतने हो गए। ए, फिर ए है, फिर आई है, फिर ए है, फिर आई है और फिर ओ है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवेल्स हो गए, दैट इज 6 वॉवेल। कॉन्सोनेंट भी छाट लो इसमें से, कॉन्सोनेंट्स बाकी के बच्चे वाले 7 जो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, डबल एस, एस एस, डबल एस कर, फिर डबल एस, फिर एन, एन के बाद में टी, टी के बाद में एन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, दैट इज 7, 7 प्लस 6 13 हो जाएगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, अब वॉवेल, वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालना, आपको तो डायरेक्ट निकाल देते हैं अपन, फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवेल। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 13 है, डिनोमिनेटर में 13, फेवरेबल कितने नंबर, कितने लेटर्स है वॉवेल के फेवर में, 6, तो ये 6/13 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी, टोटल लेटर्स 13 है, कितने कॉन्सोनेंट है इसमें, 7 कॉन्सोनेंट है ये, फेवरेबल केसेस 7, 7/13। बस यही आपका आंसर हो गया। बस ऐसे आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट अलग अलग कर देना है और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन है। इन अ लॉटरी अ पर्सन chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? हिंट दी हुई है, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, नंबर्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट, ये हिंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में देना जरूरी नहीं, ना वहां नहीं रहती। देखो एक लॉटरी है, अ पर्सन चूजेस सिक्स डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर में से एक पर्सन 6 नंबर्स को सिलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट, एंड इफ दिस 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉटरी कमेटी, और उसने जो 6 नंबर चूज किया वो नंबर अगर लॉटरी कमेटी ने जो फिक्स की थी 6 नंबर उससे अगर मैच हो जाते हैं तो ही विंस द प्राइज, तो उसको प्राइज मिलता है। मतलब जो 6 नंबर उसने लॉटरी कमेटी ने फिक्स करके रखी होगी 1 से लेकर 20 तक में, वो वाले नंबर और उसने जो नंबर चूज किया है
1 से लेके 20 तक में के 6 नंबर, वो अगर उनके नंबर से मैच हो जाते हैं तो ही विल विन द प्राइज, उसको प्राइज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, तो इस गेम में उसके विन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है कि उसको प्राइज मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 6 नंबर्स, अभी 1 से लेके 20 तक के नंबर है, इसमें से वो जो पर्सन है वो 6 नंबर सेलेक्ट करे, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, 1 को कर सकता है, 5 को कर सकता है, 12 को कर सकता है, कोई भी ऐसा नंबर वो सिलेक्ट कर सकता है। ऐसे 6 नंबर उसको सेलेक्ट करना है, डिफरेंट 6 नेचुरल नंबर्स उसको सेलेक्ट करना है 1 से लेके 20 तक के। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 6 नंबर फ्रॉम 20 नंबर में 6 नंबर वो कितने टाइप से चूज कर सकता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ways for selecting 6 numbers from 20 numbers, टोटल 20 नंबर्स है, 20 नंबर्स में से उसको 6 नंबर सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से वो सेलेक्ट कर सकता है। तो 20C6 ये होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो 20 नंबर है उसमें से 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, 13, 19, 20 कोई भी नंबर वो सिलेक्ट कर सकता है। 20 नंबर में से 6 नंबर जो है वो 20C6 वेज में वो सेलेक्ट कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन का यूज हो गया प्रोबेबिलिटी में। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, उसको प्राइस कब मिलेगा, जो 6 नंबर उसने चूज किया है वो वाले 6 नंबर लॉटरी कमेटी ने जो 6 नंबर पहले से ऑलरेडी फिक्स करके रखे उससे मैच होना चाहिए, तभी उसको प्राइज मिलेगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर विनिंग प्राइजेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर विनिंग प्राइज, विनिंग प्राइज, प्राइज विन करने के लिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे, जो 6 नंबर कमेटी ने फिक्स करी वही वाले 6 नंबर उसको चूज करना पड़ेगा। ये कमेटी के 6 नंबर ऊपर रख दिया मैंने, और उसने जो 6 नंबर फिक्स किया वही वाले 6 नंबर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कमेटी ने 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 6 नंबर उसने फिक्स करी, तो उसको भी यही वाले 6 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसको प्राइज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर विनिंग द प्राइज 6 हो जाएगा। अब ये फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस हो गए, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज, विनिंग प्राइज, प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल केसेस नीचे रख दो, टोटल केसेस कितने हैं 20C6 और फेवरेबल केसेस 6C6। अब आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो और नहीं तो इतना छोड़ सकते हैं। अब आंसर उसने सॉल्व करके निकाला होगा तो अपन सॉल्व करके नहीं। 6C6 का मतलब क्या होता है, 6C6 का मतलब होता है 6C0, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था अपना 6 - 6 6, और 6C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 20C6 को अपन 6 बार कम करके लिख दो, वो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैं 6 बार कम करके लिख देता हूँ, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 और अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 बार कम करके इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो जाता है आपका, 6 3 जा 18, ये 3 टाइम हो गया, 5 3 जा 15, ये भी 3 टाइम हो गया, 4 5 जा 20, ये 5 टाइम हो गया, 3 से और कुछ एक 3 से एक 3 कैंसिल कर लो, 2 से 16 को कैंसिल कर लो, 2 से 8 टाइम, क्या बचा आपका 3 8 5 19 और 17, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 6C0 की वैल्यू 1 और नीचे आपका बचा 5 इंटू 19 इंटू 19 के बाद में ये 3 इंटू 17, 17 के बाद में क्या बच रहा 8 इंटू 8, बस इतना बचेगा। ये इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ये आ जाएगा 38760, इसका जब आप मल्टीप्लाई करके देख लो
38,760 आ जाएगा। इतने चांसेस होंगे उसके प्राइज विन करने के या जीतने के, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांस, बड़े डेसिमल में चांसेस आएंगे उसके। बहुत कम चांसेस है कि वो लॉटरी वो जीत जाए, क्योंकि 6 नंबर उनने जो फिक्स की 20 नंबर में से, वो 6 नंबर मैच होंगे, इसलिए लॉटरी में बहुत मुश्किल से किसी को प्राइज मिलता है, कोई लकी विनर रहता है उसी को मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया उसके प्राइस को। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना आप, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। एक नोट में लिख लो आप, इफ P of A, probability of event A, and P of B, probability of event B, are consistently defined, are consistently defined, then देखिए, if P of A and P of B are consistently defined, ये दो प्रोबेबिलिटी है इवेंट A की और इवेंट B की, ये अगर कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, P of A intersection B is less than or equal to P of A, and P of A intersection B is less than or equal to P of B। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी P ऑफ A और P ऑफ B जो है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। क्या? P ऑफ A की वैल्यू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इससे छोटा होना चाहिए, P ऑफ A से। A इंटरसेक्शन B क्या? A और B इवेंट का जो कॉमन इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A से कम होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकती है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ B से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल हो सकती है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दोनों भी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B और P ऑफ इंटरसेक्शन B, P ऑफ A और P ऑफ B दोनों से अगर लेस या उसके इक्वल रहती है, तो P ऑफ A और P ऑफ B कंसिस्टेंटली डिफाइंड होंगे, अदरवाइज वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं होंगे। याद रखना आपको कंडीशन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P ऑफ A एंड P ऑफ B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। आपको चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी P ऑफ A और P ऑफ B कंसिस्टेंटली डिफाइंड है यानी। फर्स्ट वाला केस है P ऑफ A इज इक्वल टू 0.5, P ऑफ B 0.7, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.6। ये वाले केस को अपने को चेक करना है कि P ऑफ A और P ऑफ B कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट ले ले रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट है P ऑफ A इज इक्वल टू 0.5, P ऑफ B 0.7 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.6। देखो क्लियरली इसको देखो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका 0.6 है और ये 0.5 है, इससे ग्रेटर है ये लेस होना चाहिए क्लियरली। P ऑफ A इंटरसेक्शन B is not less than or equal to P of A। देखो P ऑफ A आपका 0.5 है और ये 0.6 है ना, तो ये ज्यादा है, ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए अपना, लेकिन ये नॉट है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B is not less than or equal to P of, and P of A इंटरसेक्शन B is less than or equal to P of B। ठीक, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.6 है, 0.6, और ये P ऑफ B 0.7 है, 0.7, तो ये छोटा है ना, ठीक है। ये इससे लेस है, ये 0.6 है, ये 0.7, तो ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं, ये दोनों भी, ये भी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। जब दोनों लेस देन और इक्वल टू रहेंगे, दोनों से P ऑफ A से और P ऑफ B से P ऑफ इंटरसेक्शन भी लेस रहेगा, तो वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड होंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, तो देयरफॉर P ऑफ A एंड P ऑफ B आर नॉट consistently defined, consistently defined or not consistently defined। ये consistently defined नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P ऑफ A जो है वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B से बड़ा है, अपने को छोटा चाहिए। P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A से लेस चाहिए अपने को, या उसके इक्वल चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो एक सेटिस्फाई हो रही है और एक नहीं हो रही तो ये नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो गया। बी वाला पार्ट देखिए इसका सेकंड, यह 12 का सेकंड
क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड, पी ऑफ ए 0.5, पी ऑफ बी 0.4 और पी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 दिया हुआ है। पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा अपने को इसका। सेंस पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन नहीं है अपने पास तो पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है, पी ऑफ ए 0.5 है, पी ऑफ बी 0.4 है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पहले निकालना है। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर शिफ्ट कर लो तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके। ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.5 0.4 0.9 हो गया, और ये 0.8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 0.8। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1 आ गया। 9 में से 8 माइनस करते हो 0.1। अब देखो क्लियरली, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ए है कि नहीं। देखो ये 0.1 है और पी ऑफ ए 5 है, मतलब ये ठीक है। एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ बी है कि नहीं देख लो। देखो पी ऑफ बी आपका 0.4 है और ये आपका 0.1 है, तो 0.1 0.4 से लेस है, तो दोनों भी आपके लेस आ गए। पी ऑफ ए से भी लेस देन और इक्वल टू आ गया, पी ऑफ बी से भी लेस देन और इक्वल टू आ गया। इसका मतलब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या है, देयरफॉर पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर consistently defined। ऐसे आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। इंटरसेक्शन आपको दिया है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो, और अगर नहीं दिया तो पहले निकाल लो इंटरसेक्शन और फिर देख लो। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ टू चेक दिस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको फिल अप द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट वाला जो है, चार टर्म रहती है अपने पास में, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से कोई तीन दी हुई है, आपको चौथी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाला पी ऑफ ए 1/3 है, पी ऑफ बी 1/5 है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15 है। तो आपको पी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी। ये लास्ट वाला आपको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, और जो आंसर आएगा इसका उसको यहाँ पे फिल कर देंगे, फिल अप द ब्लैंक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रख दो इसमें वैल्यू, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ये पी ऑफ ए 1/3, पी ऑफ बी 1/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15। एलसीएम 3, 5 और 15 का 15, 3 से डिवाइड करे 5 1 जा 5, प्लस 5 से डिवाइड किए 3 1 जा 3, माइनस 15 से डिवाइड किए 1 1 जा 1, 5 + 3 8 - 1 7/15। तो ये जो आपका आ जाएगा एक, ये आ जाएगा 7/15। ये आंसर हो गया आपका। फिल अप द ब्लैंक्स में भर दो आप इसको, 7/15। समझ में आया 7/15? ऐसा ही आप ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला कर सकते हैं ऐसा, यही फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल लेना। आप इसको निकाल लेंगे, निकाल दो, जल्दी बताओ फटाफट। बस ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के शिफ्ट करना आपको, यहाँ भर देना, यहाँ भर देना। लिख देता हूँ सेकंड वाला, सेकंड वाले में पी ऑफ बी निकालना आपको। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा अपना, पी ऑफ बी आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके निकालेंगे तो पी ऑफ बी आ जाएगा आपका 0.5 और 0.15, ये 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे आप 0.5 लिख देना, सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में रखेंगे तो। और थर्ड वाला, थर्ड वाले में ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के 0.15 आ जाएगा, ये 0.15 आ जाएगा। तो ये कर लेंगे भाई आप फिल अप द ब्लैंक्स, ये फिल कर लेना, यहाँ पे वैल्यू रख देना बस। ये फॉर्मूला है, तीन तीन वैल्यू आपको गिवन है, चौथी वैल्यू निकालना है। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया सिमिलरली करके। क्वेश्चन नंबर 14,
गिवन पी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, पी ऑफ बी 1/5 पॉइंट पी ऑफ ए और बी, ए और बी का मतलब यूनियन होता है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहती है तो उसका इंटरसेक्शन क्या रहता, नल सेट या फाई रहता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो पहले अपन इसका यूज कर लेते हैं, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये ए और बी निकाल लेंगे। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए एंड बी are mutually exclusive events, then जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहती है तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई रहता है। दोनों साइड के यदि अपन प्रोबेबिलिटी ले लें तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पी ऑफ फाई इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अपने पास में आ गया पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब आपको पी ऑफ ए गिवन है 3/5, पी ऑफ बी गिवन है 1/5, और पी ऑफ ए और बी आपको कैलकुलेट करना है। तो पी ऑफ ए और बी क्या होता है, और बी, और के सिंबल को अपन यूनियन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी। और पी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिखा जा सकता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू अपने पास में, पी ऑफ ए की वैल्यू है 3/5, पी ऑफ बी की वैल्यू है 1/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 निकाले अपन। इसको सॉल्व कर दो, 3 और 5 का एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 से डिवाइड के 1 का इंटू करे 3, 5 से डिवाइड के 1 का इंटू करे 1, ये आ गया 4/5। पी ऑफ ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/5 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ E and F are events such that P of E 1/4, P of F 1/2 and P of E and F, E and F का मतलब इंटरसेक्शन है, E इंटरसेक्शन है 1/8, फाइंड P of E और F, E और का मतलब यूनियन निकालना है, एंड P of not E and not F, not E and not F भी निकालना है, E not और F not, डैश लगा सकते, कॉम्प्लीमेंट है वो E का और F का। तो देखिए P of E गिवन है, जो जो गिवन है वो लिख ले रहा हूँ, 1/4, P of F है 1/2, और P of E and F इज इक्वल टू 1/8। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, P of E इंटरसेक्शन F बोल सकते हैं, एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/8। तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वाला P of E और F, ये कैलकुलेट करना है। तो P of E और F को अपन लिख सकते हैं P of E यूनियन F, ऐसा लिख सकते हैं। और E यूनियन F के लिए फॉर्मूला है P of E प्लस P of F माइनस P of E इंटरसेक्शन F, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। इसको वैल्यू रख दो इसके अंदर, P of E की वैल्यू 1/4 प्लस P of F की वैल्यू 1/2 माइनस P of E इंटरसेक्शन F की वैल्यू 1/8। इसको सॉल्व कर दो, 4, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड के 2 टाइम 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड के 4 टाइम 4 1 जा 4, माइनस 8 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे 1, 4 + 2 6 - 1 5/8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, P of E और F की, 5/8 एक हो गई। अब सेकंड है इसकी P of E नॉट, नॉट E एंड नॉट F, यहीं पे कर दूं, यही कर देता हूँ, चलो। सेकंड है इसका P of नॉट E एंड नॉट F, इसको ऐसा लिख सकते हैं P of E नॉट, और एंड के लिए इंटरसेक्शन लगाए, और F नॉट, उसके ऊपर डैश लगा दी। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक डी मॉर्गन्स का लॉ होता है, एक डी मॉर्गन्स का लॉ होता है, वो क्या होता है देखो, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। जो सैट का चैप्टर था उसमें डी मॉर्गन्स का एक लॉ था कि ए नॉट
ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा हो तो इस पूरे को ए यूनियन बी का नॉट लिख देते हैं। ऐसा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है तो क्या करते हैं, दोनों का नॉट नॉट लगा हुआ है तो इसका इकट्ठे एक बार नॉट लगाते हैं, ये इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन बना देते हैं ऐसा। और कभी अगर ऐसा रह जाए, दोनों में इकट्ठे बता दे रहा हूं, ए नॉट यूनियन बी नॉट, अगर ऐसा हो दोनों का नॉट है बीच में यूनियन है, तो डी मॉर्गन्स के लॉ से ये डैश एक ही बार लगाना है आपको और ये यूनियन के साइन को इंटरसेक्शन बना देना, ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरे का नॉट। ये दो जो है ये डी मॉर्गन्स के लॉ है, ये सेट चैप्टर के अंदर है, जो पहला चैप्टर था अपना वहां पे है डी मॉर्गन्स के लॉ, वहां से देखना आप डी मॉर्गन्स के लॉ सेट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे है। तो आप सीधा याद रखिए दोनों का नॉट है बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो यूनियन कर दो उसको और एक ही बार डैश लगाना है, दोनों का डैश लगा हुआ है और बीच में यूनियन लगा है तो डैश एक ही बार लगाना है आपको और ये यूनियन का इंटरसेक्शन का, ये डी मॉर्गन्स के लॉ कहलाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई नॉट और एफ नॉट दोनों अलग अलग है तो एक ही बार अपन नॉट लगाएंगे या डैश लगाएंगे और इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन बना दो, ई यूनियन एफ और ये नॉट। अब ये आपकी एक इवेंट आ गई नॉट वाली। अब इसको वन में से अगर माइनस कर दिया अपन पी ऑफ ई यूनियन एफ, जैसा आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऐसे ये वाला जो इंटरसेक्शन का डैश है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा। किसी इवेंट के होने और उसके ना होने का सम 1 के इक्वल होता है, तो ये ना होने वाली इवेंट है ये और ये होने वाली इवेंट है, इज इक्वल टू 1 होता, तो ये होने वाली इवेंट को मैंने 1 की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ हो गया। और ये ई यूनियन एफ अपन ने अभी निकाले 5/8 यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 5 3, तो ये 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स का लॉ इसके अंदर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी ऑफ नॉट ई आर नॉट एफ, not E or not F is equal to 0.25, state whether E and F are mutually exclusive। तो अपने को बताना है E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी तो क्या होगा, E और F का जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी वो 0 आएगी। देखिए इसको लिखते हैं अपन P of not E और not F is equal to 0.25 दिया हुआ है, तो इसको अपन थोड़ा सा और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो P ऑफ ई डैश और के लिए यूनियन लगा लेते हैं और नॉट एफ के लिए एफ डैश, ऐसा हो गया इज इक्वल टू 0.25, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह डैश है तो डी मॉर्गन्स के लॉ से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, नाम है ये मैथमेटिशियन का डी मॉर्गन्स लॉ, क्या होता है कि ए नॉट यूनियन बी नॉट, दोनों का नॉट है और बीच में यूनियन लगा हुआ है तो डैश एक ही बार लगाएंगे और यूनियन का इंटरसेक्शन कर देंगे ऐसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये P ऑफ, दोनों के ऊपर नॉट है तो एक ही बार नॉट लगाएंगे और यूनियन का इंटरसेक्शन कर देंगे, इसका डैश लगा देंगे, ऐसा हो गया इज इक्वल टू 0.25। अब इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट को 1 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ऐसा लिख सकते हैं। किसी इस इवेंट के होने और इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है तो P ऑफ नॉट E E इंटरसेक्शन F नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.25। यहाँ से P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर कर दो, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F, और इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.75 हो जाएगा ये। अब देखो ये 0.75 जीरो के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 0। अब जब ये 0 के इक्वल रहता
तो इसको अपन फाई लिख सकते थे, या अपन इसको अब क्या लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाई। दोनों इवेंट जो है वो फाई के इक्वल नहीं, अगर जीरो के इक्वल आता तो फाई के इक्वल होती, और जब इनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ई और एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। यही बताना था अपने को कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो नहीं।